हेलो इंदौरियो, मैं इंदौर इंडिया 09 से कार्तिक वशिष्ठ। तो मैं आज आया हूँ क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी सर के पास। तो आज हम जानेंगे साइबर फ्रॉड के बारे में। तो सर आप थोड़ा साइबर फ्रॉड के बारे में आप बताइए। देखिए, साइबर फ्रॉड तो एक कोई भी ऐसा फ्रॉड है जिसमें कि नेटवर्क सिस्टम का, मोबाइल का, कंप्यूटर का या इस तरह का यूज किया जाए फिशिंग अटैक के लिए, रैंसमवेयर के लिए या फिर एक्सटॉर्शन के लिए। तो ये डाटा ब्रीच के लिए, तो ये इस तरह का फ्रॉड साइबर फ्रॉड होता है। और इससे ये बेसिकली फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है, आपका रैंसमवेयर अटैक भी हो सकता है, सोशल मीडिया फ्रॉड भी हो सकता है। तो इस तरह के कई एक तरीके से इन प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। कई कई जगह कंप्यूटर का यूज किया जाता है आपका साइबर फ्रॉड करने के लिए, और कई बार कंप्यूटर टारगेट होता है आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी डाटा को ब्रीच करने के लिए, डाटा को चुराने के लिए। तो यही साइबर क्राइम होता है जो कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब, सभी पूरे विश्व में ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसमें लगातार लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। अगर कुछ रिकॉर्ड जो मैंने 2024 का देखा था, तो एक सर्वे के अनुसार 10th रैंक पर इंडिया है अभी, और जिसमें कि 10th रैंक पे है जिसमें साइबर जी। फ्रॉड हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का ही ये बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है। और ये एक तरीके से साइबर फ्रॉड की एक जो बिज़नेस बन चुका है, साइबर क्राइम एक इंडस्ट्री बन चुकी है, ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम है जो न केवल इंटरस्टेट है बल्कि ट्रांसनेशनल भी हो गया है। तो ऐसी स्थिति में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए बड़ा चैलेंज है, और ये इवॉल्विंग सिस्टम है जो धीमे-धीमे इवॉल्व हो रहा है। और इसकी जो साइबर क्राइम हो रहे हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। लेकिन अभी भी लगातार इस दिशा में और बेहतर कदम उठाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और भी जो जो उपाय हैं, जो सिस्टम्स हैं, उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे कि सर अभी हाल ही में जैसे कि फ्रॉड कॉल्स, वीडियो कॉल्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, आपका लड़का इस रेप केस में फंस गया है, तो आप इसे छुड़ाने के लिए आप हमें थोड़े बहुत पैसे का ट्रांसफ़र करिए। तो सर इसके बारे में भी। देखिए, इस तरह के कॉल्स होते हैं, इम्पर्सोनेशन कॉल्स आते हैं आपके पास, जी। जिसमें फ़ोन आता है कि आपकी लड़की सेक्स रैकेट में पकड़ी गई जी। है, या आपका लड़का ड्रग के केस में पकड़ा गया है, जी। या आपका लड़का रेप के केस में पकड़ा गया है, जी। या आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल लेके आया हूँ तो कुछ पैसे दीजिए। तो इस तरह के कॉल्स आते हैं, इम्पर्सोनेशन कॉल। इस तरह के जब भी कॉल्स आते हैं तो हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, हमें इसको वेरीफ़ाइड करना है। और जैसे ही वो पैसा माँगता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो फ्रॉडस्टर है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी इस तरह से पैसा नहीं माँगती है। अगर वो पैसा माँग रहे हैं मतलब वो आपके साथ वो फ्रॉडस्टर्स है। तो सबसे पहला इनपुट यही होता है, जैसे ही वो पैसा माँगे आप समझ जाए कि ये साइबर फ्रॉडस्टर्स है। दूसरा, आप उसको वेरीफ़ाइड करें। अगर आपका बच्चा स्कूल गया है, कोचिंग गया है, तो उसको अच्छे से वेरीफ़ाइड करें। स्कूल में फ़ोन करें, कोचिंग में फ़ोन करें, कॉलेज में फ़ोन करें, उसके मित्र को फ़ोन करें अगर फ़ोन नहीं उठा रहा है। कई बार क्या होता है कि ड्राइविंग कर रहे होते हैं या फिर जी। क्लास में होते हैं, तो कई बार तो उसके कॉलेज में फ़ोन करें। तो इस तरह से उसको वेरीफ़ाइड कर लें। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो केसेज़ को देखने में आया है जो क्राइम ब्रांच में, कि लोग पैनिक हो जाते हैं और पैसा जमा कर देते हैं, और पैसा देने से की वजह से उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। जी सर, जैसे कि सर मेरे पास एक वीडियो कॉल आया था कि आपका ब्रदर है हमारे पास है, उसको मार पीट रहे थे और बोल रहे थे कि आप हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, उसके बाद ही हम छोड़ेंगे। आपने कितना पैसा दिया? हमने तो दिया नहीं, पर एक्चुअली क्या है कि हमने फ़ोन काट दिया था और ब्लॉक कर दिया था उसे। तो आपको आपका भाई कहाँ था उस समय? जॉब पे। ओके, तुम्हारी बात हो गई होगी फिर उससे? जी, हैंड टू हैंड बात हो गई थी। ओके, तो दैट इज़ द जी सर। पॉइंट। बेसिकली इस तरह के कॉल्स में हमें लगातार उनसे वेरीफ़ाइड करना है, वेरिफ़िकेशन के बाद ही आगे बढ़ाना है। और अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पैसा माँग रही है, पैसा तो किसी भी हालत में नहीं देना है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी पैसा नहीं माँगती है। अगर पैसा माँग रहे हैं तो वो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं। जैसे कि सर व्हाट्सएप पे भी अभी पत्रिका वगैरह भेज रहे हैं और उससे भी कुछ ट्रांजैक्शन पैसा ऐसा निकाल लेते हैं। हाँ, वो एक्चुअली में क्या होता है, आजकल पत्रिका भेजते हैं शादी की, और अननोन नंबर से वो पत्रिका आती है और बोलते हैं कि मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आने का समय नहीं था, अतः मैं डिजिटल इन्विटेशन भेज रहा हूँ और पत्रिका भेज रहा हूँ, तो कृपया करके आप इसको ही फाइनल इन्विटेशन माने और बच्चे की शादी में ज़रूर आएँ। फिर जब उसको डाउनलोड किया जाता है, तो मोबाइल नंबर जो होता है वो कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है। कॉल फॉरवर्डिंग में जाने के बाद वो मोबाइल का जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को का ओटीपी चेंज करके अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, व्हाट्सएप को एक्सेस ले लेते हैं, वो हैक कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आप ही के जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग होते हैं, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग होते हैं, उनको वो एपीके फाइल भेजते हैं। जब वो एपीके फाइल भेजते हैं तो उसमें वो लोग भी जब उसको डाउनलोड करते हैं तो
उनका भी मोबाइल हैक हो जाता है। फिर वो लोगों से पैसा मांगते हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, तो फाइनेंशियल लॉस आपके साथ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के कोई अननोन नंबर से अननोन इस तरह के इन्विटेशंस आते हैं, अननोन एपीके फाइल आती है, तो उसको डाउनलोड नहीं करना है। और अगर नॉन नंबर से भी एपीके फाइल अगर अननोन आती है, तो उसको भी उस व्यक्ति से पूछकर डाउनलोड करना है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति का हैक हो गया और साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा आपको वो एपीके फाइल भेजी और आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका भी हैक हो जाएगा। तो नॉन नंबर से भी अगर वो अननोन एपीके फाइल आई है, तो उसको कॉल करके उसको वेरीफाइड करें और उसके बाद ही फिर डाउनलोड करें। सर एक सवाल हो, जैसे कि कई महिलाएं भी किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वो एफआईआर दर्ज करवाने में या संकोच वगैरह करती है, तो आप उसके भी थोड़ी सी। देखिए, जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं, कई बार उनके साथ सोशल मीडिया फ्रॉड भी होता है। कई बार उनको अननोन नंबर से कॉल करते हैं, कई बार उनके फ़ोटो वीडियो को बना के और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चियां घबरा जाती हैं। तो मैं इस 121 के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें आप एनोनिमसली भी कंप्लेंट कर सकते हैं और आप इसमें अपनी जो सोशल मीडिया फ्रॉड अगर होता है, आपका कोई फ़ोटो वीडियो कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप इमीडिएटली इसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इधर इंदौर क्राइम ब्रांच में वी केयर फॉर यू है, वी केयर फॉर यू में भी आकर आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। महिला जो प्रभारी रहती हैं वो आपकी कंप्लेंट को सुनती है। आप यहाँ पर जो रीगल चौराहे पर है, यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। आपका कोई फ़ोटो वीडियो अगर कोई वायरल करने की धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ आकर कंप्लेंट करा सकते हैं। जो आपकी आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। आपको लगता है कि कहीं भी शेयर ना किया जाए, तो ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं। इसमें सेंसिटिव इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। इसमें आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं होगी। आप बेखौफ आकर यहाँ पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपके पेरेंट्स को भी नहीं बताया जाए, और अगर बालिग हैं तो आप निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहें। ना पेरेंट्स को, ना आपके पब्लिक प्लेस में, जहाँ पर आप, जो वर्किंग प्लेस में जहाँ पर आप वर्क करते हैं, वहाँ पर भी कहीं नहीं बताया जाएगा। आपको सिर्फ अपनी रिपोर्ट करनी है। आपको स्वयं को सेंसिटाइज कराना है, स्वयं को सेंसिटाइज करना है इस बात के लिए कि हमें रिपोर्ट करनी है। आप रिपोर्ट करें और उस पर कार्रवाई भी होगी और आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी, आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। और सर एक सवाल और मेरे मन में था कि जैसे रेंट पे हाउस दे रहे हैं, तो अगर डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लिए उनसे, तो वो मकान पे कब्जा वब्जा करना कर लेते हैं, तो उससे कैसे बचे अपन? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी अगर आप रेंट पर देते हैं तो पूरा उसका एक एग्रीमेंट होता है, रेंटल एग्रीमेंट आपको बनाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके लेने होंगे। कई केसेज ऐसे इस तरह के आए हैं कि कई लोग क्या करते हैं, रेंट पर लेते हैं, 2-3 महीने वहाँ काम करते हैं और वहाँ से साइबर फ्रॉड ऑफिस खोल लेते हैं और साइबर फ्रॉड करके लोगों के साथ और फिर भाग जाते हैं। फिर मकान मालिक से जब पूछा जाता है तो उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक की फिर जिम्मेदारी तय होती है। दूसरा, इसमें आपको थाने पे भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि अगर आपने जो किराएदार रखे हैं तो उनकी पूरी फ़ोटो और पूरी आइडेंटिटी वगैरह का पूरा आपको डिस्क्लोज करनी होगी थाने पर। थाने पर अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी और अगर वो साइबर फ्रॉड करके, क्योंकि कई ऐसे केसेज आए हैं जिसमें कई लोग कॉल सेंटर्स चलाते हैं, किराए पर मकान को लेते हैं और अंदर ही अंदर कॉल सेंटर चलाते हैं, साइबर फ्रॉड होता है, पर पुलिस रेड डालती है तो कई बार पकड़े जाते हैं और कई बार वो लोग भाग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक की भी जिम्मेदारी है कि जब भी कोई रेंट पे दें, पूरा रेंटल एग्रीमेंट बनाएं, उनके डॉक्यूमेंट लें और थाने में भी इसकी सूचना दें कि कौन कौन व्यक्ति आपके यहाँ रह रहा है। तो उसकी जानकारी, जो प्रोफार्मा बना हुआ है, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा जारी किया गया है, तो उस जानकारी अनुसार, उसमें प्रोफार्मा अनुसार जानकारी भरें और जानकारी थाने को दें। जी सर, थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा, सर ने स्कैम एंड फ्रॉड के बारे में आपको सारी डिटेल दी है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू।